17 अप्रैल 2024 को बेगम बाजार थाने में आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई गई 295A में। किसी भी एंगल से क्या आपको मैं राम बाण चलाते वक्त वहाँ पे मस्जिद दिखा आपको? मैं और मस्जिद, वो बाण तो था ही नहीं, वो अलग बात है। क्या था? अगर आप गौर से देखेंगे वो पैन किया गया था मस्जिद के ओर, तब चांद के ऊपर भी पैन कर सकते हो। एक पॉलिटिकल क्लेम भी कि आप असदुद्दीन ओवैसी को हरा देंगे। क्या वजह लगती है आपको? ओवैसी परिवार का इस सीट पे कब्जा क्यों है? किसी के जीत के पीछे वो उसका डर भी हो सकता है, उनके जाली वोटों का भी शक्ति हो सकती है। आप ये कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जाली वोट डलवाते हैं? बिल्कुल डलवाते हैं। माधवीलता जी को टिकट कैसे मिला? कहानी सुनील बंसल से शुरू होती है या कहीं और से? आज तक तो मैंने सुनील बंसल साहब के दर्शन भी नहीं हुए। फिर टिकट डिक्लेयर होने के बाद आप दिल्ली गई? तुरंत तो दिल्ली नहीं गई। फोन आया दिल्ली से किसी का? नहीं आया। उसके पहले आप बीजेपी की क्या प्राइमरी मेंबर थी? नहीं, कभी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एक चीज़ पे ध्यान दिया और 2 मई 2024 को एक और मुकदमा कायम किया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का। सुधा टॉकीज़ के पास की घटना है। मुगलपुरा पुलिस ने गृह मंत्री अमित शाह, हैदराबाद की बीजेपी की कैंडिडेट माधवीलता, गोशा महल के एमएलए राजा सिंह और स्टेट चीफ किशन रेड्डी, यमन सिंह के खिलाफ केस रजिस्टर किया है कि बच्चों का इस्तेमाल इलेक्शन रैली में किया गया, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। इलेक्शन कमीशन को इसका फोटोग्राफ बिछाने वाले कौन है? यहीं की पुलिस। अब पुलिस किसके हाथ में है? माधवीलता फॉर भाग्यनगर। ये भाग्यनगर और हैदराबाद का क्या मामला है? हम एक स्त्री होने के नाते हमारे घर की लड़की और उनके घर की बहू भागमती जी के नाम से, जो पहले ही भागनगर रह चुका, बस वही नाम को फिर लेके आना चाहते हैं। हैदराबाद की जगह भागनगर हो जाएगा। नाम उनके घर की बहू का रखा जाएगा। कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी यही कह रहे हैं कि भाजपा में माधवीलता जी का भविष्य है। इसीलिए जब वो इंटरव्यू देती हैं तो प्रधानमंत्री इंटरव्यू का लिंक ट्वीट करते हैं, और इसके चलते जो तेलंगाना के भाजपा के नेता हैं उनको भी लगता है कि ऐसा ना हो कि एकदम से ये बाहर से आई हैं तो ये राजनीति में उनसे आगे निकल जाएं। हम सीधा साधा एक सोशल वर्कर है जिनको हमारे प्रिय प्रधानमंत्री चुने हैं, देश के लिए अपने आप को त्याग करने का मौका दिए हैं। जरूरत पड़े हम भगत सिंह भी बन जाएंगे। Brought to you by Candid Dusting Powder. Candid Dusting Powder, redness, irritation, sweat rash और fungal infection जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल Candid Dusting Powder के साथ। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का पॉलिटिकल इंटरव्यू का ये प्रोग्राम, जिसका नाम है जमघट, जिसमें हम सत्ता के दावेदारों से या सत्ताधीशों से पूछते हैं आपके हिस्से के सवाल। जमघट के इस एपिसोड में हमारी मेहमान हैं हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही माधवीलता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार द्विवेदी साहब। जब सबसे पहले आपका नाम फ्लैश हुआ तब कई जगह डॉक्टर लिखा गया। हाँ जी। आपके बाहर ऑफिस में भी कई जो आपके समर्थक होर्डिंग लाए होंगे या वो, उसमें भी डॉक्टर लिखा है। इसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन रहा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। शायद ये कन्फ्यूजन इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैं अस्पताल हम चलाते हैं, तो उस दरमियान शायद लोगों को या किसी और को गलत मैडम अस्पताल चलाती हैं तो डॉक्टर ही रहना चाहिए जी। जैसे कि बोलते हैं ना, राजनीति चलाने के लिए राजनीतिक भी होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो लोगों का ऐसा सोच विचार है कि जब तक आप डॉक्टर नहीं हो तो शायद अस्पताल नहीं चलाते। हो सकता है, प्यार से भी हो सकता है जी। लेकिन हमने कई बार इस गलतफहमी को दूर करने की बहुत प्रयास किए। तो आपके इस इंटरव्यू से भी हम फिर और एक बार दूर कर देते हैं जी। हम डॉक्टर नहीं हैं। ये हॉस्पिटल की जो चेन, इसका क्या नाम है? विरंची। विरंची। व्हाट डज इट मीन? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। ये किस भाषा का शब्द? तेलुगु? संस्कृत है ये। संस्कृत का शब्द है विरंची। अच्छा, आपके जब हम इंटरव्यूज़ देखते हैं या समर्थकों से बात करते हैं तब इस पे बहुत रेखांकित किया जाता है इस चीज़ को कि मैडम कितनी फ्लो में संस्कृत के श्लोक पढ़ती हैं, कहीं पे शिव अभिषेक होता है। आपकी अलग अलग मीटिंग्स में भी इन सब पे बात आई। और दूसरा जो जिक्र होता है वो होता है एनजीओ के तौर पे आपके कामों का। पर एक सवाल का जवाब मुझे अब तक ना हैदराबाद में मिला है ना दिल्ली में। वो ये है कि माधवीलता जी को टिकट कैसे मिला, किसने स्पॉट किया? कहानी सुनील बंसल से शुरू होती है या कहीं और से? जी, आज तक तो मैंने सुनील बंसल साहब के दर्शन भी नहीं। हाँ, एक बार टिकट, अभी परसों एक 1 वीक बैक उनका दर्शन एक बार हुआ, सुनील बंसल जी का जी। बस इतना ही।
मैं सबसे किसी को पहले नहीं जानती हूँ, किसने कांटेक्ट किया, पहला कांटेक्ट बीजेपी की तरफ से? किसी ने भी नहीं किया मुझसे कांटेक्ट। तो आपको सूचित तो किया होगा ना कि चुनाव लड़वा रहे हैं? नहीं हुआ। मैं सबके साथ टीवी के सामने बैठकर सुन रही थी, किसी ने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया। जितना हम लोग भाजपा की कार्यप्रणाली को जानते समझते हैं, कम से कम जिसे वो घोषित करने जा रहे हैं उसे तो इत्तला करेंगे, उसे तो खबर करेंगे। नहीं, शायद वही था, प्रोबेबली अ डिवाइन कनेक्शन, क्योंकि मुझे था मन में। तो आपने आवेदन किया था? नहीं, मैंने किसी से नहीं किया, लेकिन मेरे इंटरव्यूज़ हो रहे थे, क्योंकि मैं उसके पहले भी काफ़ी यहाँ पर तेलुगु मीडिया में मैं आ रही थी, जहाँ पर मुझे एक सवाल उठाया गया था आज से लेकर तकरीबन 5 महीने पहले, जनवरी के महीने में, मैं अगर गलत नहीं हूँ, तो ये सवाल उठाया गया कि आप इतने सारा काम कर रहे हैं ओल्ड सिटी में और आप जानते हैं यहाँ का समस्या है, तो क्या मौका देने पर आप इन समस्या के लिए लड़ना चाहते हैं पॉलिटिकली? ये इंटरव्यूज में पूछा गया? इंटरव्यू में पूछा गया मुझसे, यहाँ पे तेलुगु इंटरव्यूज़ में, यहाँ का लोकल लैंग्वेज में। तो मैंने कहा बिल्कुल लड़ेंगे हम, हसद के सामने ठहर के लड़ेंगे हम। इस अन्याय जो हो रहा है उसको अंत लाना ही लाना है मेरे को, क्योंकि मैं जिस प्रकार से समाज सेविका बनकर काम कर रही कई सालों से, मैंने कई रुकावटें देखी है। किस तरह की? जैसे कि आप कोई गवर्नमेंट स्कूल से, जैसे कि हम किसी भी प्रकार का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को मैं एज एन इंडिविजुअल मैं इंकरेज नहीं करती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब तो यही है ना, गरीब पहुँचे कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि पढ़ाई होती है, कॉलेजेस होती है, सेहत की बात होती है। तो जब भी मैं गवर्नमेंट स्कूल्स तक जाती हूँ कि क्या हो रहा है वहाँ, क्या कुछ नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है यहाँ पर, तो रख के क्या फ़ायदा? अगर आप वहाँ तक जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका फाइल अटक जाता है, कोई नहीं सुनते। और जैसे कि यहाँ पे खास कर हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में ड्रेनेजेस भर भर के ऐसा जाते रहते, ओवरफ्लो होते रहते। जैसे कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, एक अच्छे साफ़ सुथरे मोहल्ले में रहते हैं, तो हम जानती हूँ मैं उसका क्या समस्या यहाँ होती है, क्योंकि मैं गरीबी से आई हूँ। उस दिन मैंने देखा ये हैदराबाद लोकसभा जो प्रांत है, वहाँ के याकतपुरा के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 25 साल पल के बड़ी हुई मैं, तब भी वही दिक्कतें थी। तब भी मेरे माता पिता जाते थे, जी चमचे चक्कर मारते थे, लेकिन कम से कम चक्कर मारने के बाद काम बनता था वहाँ पर। आज हालत ये है, आप चक्कर मारो, वहाँ बैठ के आप धरना भी कर लो, फिर भी काम करने वाला नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये दोस्ती एमआईएम से इनका जो दिन ब दिन बढ़ते गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ भी हम करना चाहते हैं, एक हद तक आकर रुक जाना पड़ता है हम लोगों को, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे छोड़ते नहीं, आपको ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे लोगों के हित में, उनको पता है आपको कैसा रोकना है। तो एक प्रकार की ना, एक क्या कहते हैं, एक टायर्डनेस जो आ जाती है कि अब मेरे जैसे लोग तो मानते नहीं, पीछे नहीं हटते हैं, तो आपके अंदर एक आग आ जाती है कि ये चलो इसका तो मसला आर पार कर लेने का है। मैं पहले से बचपन से मैं एक लीडर रह चुकी हूँ, जिस मैं स्कूल में स्कूल लीडर रह चुकी हूँ, कॉलेज में कॉलेज लीडर रह चुकी हूँ। आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव थी? मैं निज़ाम कॉलेज, जो इंडिपेंडेंट जो डीम्ड कॉलेज कहते हैं, मैं निज़ाम कॉलेज से पढ़ चुकी हूँ। वहाँ पे मैं यूथ फेस्टिवल्स में उसमें स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, जो चीफ कोऑर्डिनेटर, जो सबसे बड़ी पोजीशन थी, उसमें रह चुकी हूँ। जब मैं एनसीसी यहाँ से आंध्र प्रदेश था, तब सामयिक राज्य था दोनों का, तो उसको रिप्रेजेंट करते दिल्ली गए, तो मैं अपने कंटिजेंट का इंचार्ज भी थी मैं लड़कियों का। तो यू वर पार्ट ऑफ आरडी परेड? यस, आई वॉज पार्ट ऑफ आरडी परेड। राजपथ मार्च में थी मैं। इंटरेस्टिंग। आई वॉज 4th रनर इन द एंटायर कंट्री, जो पूरे लड़कियों में मैं 4th ठहरी थी रनिंग में। और आई वॉज ऑल्सो इंटू, क्योंकि हम लोगों को राजपथ मार्च और बेस्ट कैडेट दोनों के ट्रेनिंग एक साथ होती थी जी। तो मेरा फायरिंग भी 0.5 रेंज था, मेरा राइफल फायरिंग भी, शूटिंग भी। तो कभी भी मैं अपने अब पीछे नहीं थी, कहीं पे जो भी अन्याय होता है, चाहे वो स्कूल में या मोहल्ले में, कहीं पे भी, मैं उसका सामना करना, पहले अपने कंधों पे डाल देना, ये मेरा व्यक्तित्व है ऐसा। तब जब मुझे सवाल उठाया गया था यहाँ का लोकल मीडिया से, तो मैं बोले हाँ, अगर मौका मिलता तो कहीं ना कहीं ख़त्म करने का है, इस अन्याय को, इस प्रथा को ख़त्म करना है। क्योंकि मैं जान चुकी थी ये हिंदू मुसलमानों का प्रॉब्लम नहीं था, एक साइकोलॉजिकल स्कैम था जो मैं जान गई थी, जो मैं प्रजा के सामने और कौन रन कर रहा है इस स्कैम को?
वेरी क्लियरली ये MIM पार्टी वाले, और यहाँ के राज्य में जो लोग जीतते हैं ये लोग आपस में मिल जाते हैं। पहले BRS मिली थी, अभी कांग्रेस। BRS से पहले कांग्रेस भी मिली थी इनसे। That's why I सिर्फ said. किरण कुमार रेड्डी जी का एक ही दौरान नहीं मिले थे ये लोग। ही हैज़ बीन अ वेरी वंडरफुल चीफ मिनिस्टर। उनके अलावा उनके पहले राजशेखर रेड्डी मिले थे, उनके पहले चन्ना रेड्डी जी मिले थे, उसके बाद BRS मिला है, फिर आज कांग्रेस भी मिला है। चंद्रबाबू नायडू भी उतना खास नहीं, क्योंकि कारण यही नहीं कि आज वो बीजेपी में है। कारण ये है उनको यहाँ का प्रगति का ख्याल था उनको, क्योंकि आप जितने भी फ्लाईओवर्स देख रहे, जो हाईटेक सिटी देख रहे, जो IT देख रहे, उनके वक्त में ही ये शुरू हुआ था। जब मैं डिग्री पढ़ रही थी, ग्रेजुएशन पढ़ रही थी, तो हम लोगों का एक प्रकार का ही इज़ कॉल्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव डेविल, क्योंकि मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था। तो काफ़ी इन लोगों के चीफ मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में हम लोगों के बीच डिस्कशंस होती रहती, तो एक और डिफरेंट स्टोरी है। तो जब मुझे सवाल किया गया है, तो ये भी सवाल किया गया अगर आपको मौका मिलता है तो आप कौन सा पार्टी से ठहरना चाहते हैं, तो मैंने कहा भाजपा से, और कोई पार्टी तो हो ही नहीं सकती है मेरे लिए। तो इस प्रकार से एक नहीं कई इंटरव्यूज़ हो चुके, तो मैं सोच रही हूँ शायद वो इसका बुनियाद हुआ होगा। इट्स ओनली फॉर मी ऑल्सो गेस, इट्स अ गेस फॉर मी। फिर टिकट डिक्लेयर होने के बाद आप दिल्ली गई? तुरंत तो दिल्ली नहीं गई, उसके अगले दिन फ़ोन आया दिल्ली से किसी का? नहीं आया। बड़ी विचित्र है मेरा जीवन, ऐसे नहीं, मैं बचपन से ऐसी हूँ। कोई भी काम सीधा नहीं जाता है मेरा, फिर के आता मेरे पास। फिर एक दिन बाद आप लेकिन अच्छाई के लिए होता, जो भी होता, इतना तो यकीन करती हूँ मैं। फिर अगले दिन मैं, इसके पहले मैं फैंस में थी, इंद्रेश भाई साहब के साथ मैं काम करती थी। उसी दौरान मैं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के ये भी 6-7 साल पहले काम जब आप इंद्रेश भाई साहब कह रही तो आपका तात्पर्य RSS के नेता इंद्रेश कुमार जी से? हाँ जी, लेकिन उनके फैंस में काम करती थी मैं। तो उसी दरमियान यहाँ पे जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का जो काम हुआ था, मेरा भागीदार रह चुकी मैं उसका, और मैं आई वाज द फर्स्ट वुमेन। यहाँ पे एक फ़ंड भी मैंने अपने खुद के ट्रस्ट से फ़ंड डिक्लेयर करी थी, वो डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए जो ट्रिपल तलाक के विक्टिम्स हैं। तो वो जाके काशी में भी अनाउंस हुआ था। तो ऐसा मैं यहाँ के लोकल के लोगों के लिए, काफ़ी मुसलमान NGOs के लिए काम करती थी मैं। इनफैक्ट जैसे कि मुसलमान NGOs जो रहते हैं यहाँ पर, मुस्लिम NGOs जो रहते हैं, उनके बच्चे को जो पसमंदे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं उनके बुक्स खरीद के दे देती हूँ, उनके स्कूल फीस करती थी मैं उनके लिए। और जो स्कूल्स है, जो छोटे छोटे पढ़े लिखे लोग, एक छोटे प्राइवेट स्कूल्स जो शुरू करते हैं, द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, उनके लिए बेंचेस बनाना, उनके पानी का वसती करवाना, उनके वाटर टैंक्स बनाना, यहाँ लगे बाथरूम्स को रीमॉडलिंग करवाना। ऐसा मैं उनके लिए कोविड के टाइम पे बहुत सारे मटेरियल उनको भिजाना, लड़कियों को फ्री कपड़े बनवा कर दिलाना, उनके कॉलेज फीस भरना, यानी तो मेडिकल कैंप्स करना। जब भी मेरे पास कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट आता है, मैंने हर रिक्वायरमेंट, मुझे जितना मेरी हैसियत तो मैं करते निकल पड़ी है। तो अगले दिन मैं गई थी उनके पास, उनके आशीर्वाद लेने दिल्ली तक। किसका आशीर्वाद लेने? हमारे इंद्रेश भाई साहब का। यह कहने के लिए, इंद्रेश भाई साहब जो इतने सालों से आपको, मुसलमान कौम को जो उनकी हक आप दिलाना चाह रहे थे, शायद भगवान ने मुझे ये मौका भी दिया है कि अब की बार हिंदू मुसलमान के बीच में जो दरार है उसको अब निकाल के हम आगे बढ़ सकते हैं। अब तो हैदराबाद को इन सारे चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। इंद्रेश भाई, आप आशीर्वाद चाहिए मुझे। तो मैं जब दिल्ली गई थी अगले दिन, ये तो मेरी जिम्मेदारी बनता है कि मैं जाके पार्टी ऑफिस जाऊँ और बड़े लोगों को नमस्कार करके आऊँ। उसके पहले आप बीजेपी की क्या प्राइमरी मेंबर थी? नहीं, कभी नहीं। तब मैं दिल्ली गई थी, तो रविवार था, तो तरुण चुग जी वहीं पे थे, यहाँ के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी। हाँ, तब उनके दर्शन हो गए मुझे, नमस्कार करी मैं उनसे, तो काफ़ी खुश थे वो। तब वो ही इन्वाइटेड मी। तो इसके बाद तुरंत वही दिन मुझे, अब वहाँ पे आपको पता है मीडिया थे वहाँ पर, बात हो गई, फिर वापस हैदराबाद आ गई और मैं अपने काम में लग गई थी। बस यही है सच्चाई, हम तो कुछ छुपा नहीं रहे हैं। चलिए, एक क्लू तो मिला कि इंद्रेश भाई साहब का आशीर्वाद ज़रूरी था।
नहीं, काफ़ी उसके साल पहले उनसे मेरी बात नहीं हो रही थी, 1 साल तक, अच्छा 1 ईयर तक मेरा इंद्रेश भाई साहब का कोई बात नहीं हो रही थी, क्योंकि वो भी बिजी थे और मैं बहुत सारे काम अपने इंडिपेंडेंट, मेरे 2 ट्रस्ट हैं, एक लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट, एक लतामा फाउंडेशन। लोपामुद्रा, हाँ जी, लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट जो 18 सालों से मैं काम कर रही थी, और ये लतामा फाउंडेशन जो मेरा नाम में आखिरी नाम है लता, जी उससे 1 साल भर से हम लोग काम कर रहे थे। काफ़ी मशरूफ़ थे हम उसके काम पे। 1 साल तक मैं तकरीबन दिन में 13-14 घंटा काम कर रही थी मैं। आदिलता जी, आपके जवाबों में बार बार जो आप कम्युनिटी वर्क बता रहे हैं, हॉस्पिटल का जिक्र आ रहा है। आपके जो क्रिटिक्स हैं वो 2 एलिगेशंस रेज़ करते हैं। पहला 4 अगस्त 2020 का है, जब पब्लिक हेल्थ फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर ने आपके हॉस्पिटल को नोटिस दिया और कहा कि विरंची हॉस्पिटल ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, इम्प्रॉपर बिलिंग कर रहा है और सीलिंग गाइडलाइंस को एडहेयर नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में मुझे एक बात बताने दीजिए। कोई भी जब नोटिस आता है वो लोग 3 दिन का टाइम देते हैं जी फॉर द क्लाइंट टू रेस्पॉन्ड। ताजुब की बात तो ये है, वो लोग 3 अगस्त को बजाय मुझे बैकडेटेड 30th डालकर वो खुद पेपर में कंफ्यूज हो गए थे। नोटिस आया 3 को और वो लोग उसमें बैकडेटेड डाले 30th को। वो दोनों स्टैम्प्स एक ही पेपर में थे। बीआरएस गवर्नमेंट था, क्योंकि उस वक़्त कोविड में सारे हॉस्पिटल से ज़्यादा हमारा हॉस्पिटल काम कर रहा था। सारे हॉस्पिटल्स से ज़्यादा हमारा हॉस्पिटल को लोग आने लगे थे, क्योंकि वो मेरे ही टाइम पर मेरी निगरानी में चल रही थी। तो यहाँ का बीआरएस गवर्नमेंट से वो हजम नहीं हो पाया। केसीआर गवर्नमेंट वाज डूइंग वेंडेटा पॉलिटिक्स। यस, वेंडेटा तो नहीं आप कहूँगी politically active भी मैं, नहीं थी। वेंडेटा नहीं कहूँगी मैं। अभी तब भी स्कैम चल रहा था, आपको मालूम है। पूरा देश में ऐसे कई सारे लोग थे जो कोविड के टाइम पे काफ़ी पैसे कमा चुके हैं, और हैदराबाद भी कुछ कम नहीं था। कौन ये हॉस्पिटल चलाने वाले लोग थे? कौन लोग थे? जो लोग केसीआर से मिले हुए थे, जो लोग केसीआर से मिले हुए थे, उनको एक डर पैदा हो गया कहीं विरिंची आगे ना निकल जाए। आप एक बात सोच लीजिए, जब भी मैं जो भी कुर्सी पे बैठती हूँ समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरा रास्ता सीधा होता है, सच्चाई की तरफ रहता। तो आप चौंक जाओगे, ये वो कंप्लेंट है जिसने किसी ने लॉन्च ही नहीं किया था। नोबडी लॉन्च्ड एनी कंप्लेंट ऑन अस। वो खुद ब खुद एक कंप्लेंट को पैदा कर दिए और वो कंप्लेंट के ऊपर गलत नोटिस दिए। इसीलिए तो हम कोर्ट में हमको क्लीन चिट मिल गया था। द कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड अस क्लीन। इसके बाद 2021 में 28 मई को आप लोगों को एक और नोटिस मिलता है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर की तरफ से, और उसके बाद कहा गया कि 24 घंटे में हॉस्पिटल ने जवाब नहीं दिया तो कोविड के इलाज का आपका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। फिर वही किया करा उन्होंने। सेकेंड टाइम पे भी हम एक ही अस्पताल थे जो 100 वेंटिलेटर्स चला रहे थे पूरे भारत देश में, स्पेशली दक्षिण भारत में। कहीं से भी लोग आने दीजिए, हम उनकी सेवा कर रहे थे। हालांकि यहाँ का बीआरएस गवर्नमेंट एक रूल लागू कर दिया कि तेलंगाना के अलावा किसी भी प्रदेश से हम लोग एडमिशन नहीं लेना चाहिए तब तक उनका यहाँ पर बेड कायम है, क्योंकि वो लोग नहीं चाह रहे थे बाकी के लोग यहाँ पे आए। तो ये तो नेशनल इमरजेंसी है भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कहीं से भी पीड़ित कोई भी आ सकता है। तो मैंने आगे बढ़कर और एक आइडिया मार दी इसके। मैं क्या करें, मेरे को कई जैसे कि बीदर से, महाराष्ट्र से, जो हमारे बॉर्डरिंग प्लेसेस है, मुझे फ़ोन आते थे, अम्मा हमारे बेड दे दो, अम्मा बहुत तकलीफ़ में है हम लोग। तो मैं क्या करती थी, हमारे विरिंची लेटर हेड पर उनके सारे डिटेल्स लेकर, उनके आधार कार्ड भी मंगवा कर, स्टैपल कर कर उसको फिर से हम लोग बेड कन्फर्मेशन हम लोग थ्रू ईमेल्स या थ्रू व्हाट्सएप भेजाते थे। उसका वो प्रिंट आउट लेकर बॉर्डर क्रॉस कर कर हमारे पास आते थे। जो एक नेशनल इमरजेंसी में मुझे लगा कि हर हॉस्पिटल के काम करने वाले एक सोल्जर्स है, मेडिकल सोल्जर्स। तो मैंने और एक कदम आगे बढ़ी। मैंने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाई अगर मुझे वो लगा वो सही नहीं है, वो गलत है। तो इस प्रकार से ये लोगों को हर वक्त लगा कि हम इनके सोच विचार से अपना सोच विचार को मिला नहीं रहे थे।
फिर से वो लोग हमारे ऊपर, इसलिए ज़्यादा Yes, I पैसे was चार्ज attacked. करने का या मेडिकल हाँ। नेग्लिजेंस का इल्ज़ाम लगा दिया। फिर सेकंड टाइम हम लोग को फिर से अटैक करे। आप ताजुब हो जाएंगे, उसमें 180 हॉस्पिटल्स के ऊपर कंप्लेंट्स लागू हुए थे जिसमें हमारा हॉस्पिटल का नाम नहीं था। तो हमको मालूम था ये कि अभी हमको ये लोग कहीं का ना छोड़ेंगे। यहाँ तक कि वो लोग पब्लिसिटी भी इतने पैसे देकर करवाए, वो भी हमको मालूम था, लेकिन हमको जवाब नहीं देना था। अब आप बताइए, वो लोग छेड़ते रहेंगे जो सही नहीं है, आप किस हद तक उसका जवाब देते बैठेंगे बताइए। जी, आप पब्लिसिटी की बात कर रही हैं। यहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो हैदराबाद की लोकसभा की इकलौती विधानसभा है जहाँ से भाजपा के विधायक हैं, अपने बयानों के लिए चर्चित रहते हैं, टी राजा सिंह, वो आपके चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं दिख रहे हैं ज़्यादा। ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर यहाँ पहले से ही AMIM को और यहाँ पे जो भी इस राज्य के पार्टी रह चुका है, जैसे कि आप BRS समझ लीजिए या कांग्रेस समझ लीजिए, ये जिस प्रकार से राजा जी जो उनके क्या बोलते हैं, एक ओपन एंड फ्रैंक, जिस प्रकार से वो डरते नहीं किसी से, जिस प्रकार से वो बात करते हैं, इनसे इनको चुभती है। तो इन जब तक ये राजा जी को रोकेंगे नहीं, वो लोग समझ रहे थे मैं अकेली पड़ जाऊंगी। अब आप बताइए, अब हम दोनों एक होकर निकलेंगे, कैसा रहता होगा वो बात। तो जितना हो सके वो उनको रोकेंगे, तभी जाके वो समझ रहे थे कि मैं अकेली पड़ जाऊंगी। तो इतना आसान नहीं हमारे बीच में, जो हमारा एकता है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। एकता दिख नहीं रही है सड़क पे वही तो वर्कर्स कह रही को। हूँ, आपको वही कह रही हूँ मैं, एकता दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। राजा भाई के जितने भी सारे उनके ऑर्गेनाइजेशन है, जितना ही युवा है, जितने ही यहाँ पे कम्युनिटीज़ है, वो घर पे बुलाकर उनको बताकर भी जा रहे हैं। तो ये लोग सोच, घर पे बुला रहे हैं, सड़क पे नहीं उतर रहे हैं। तो अभी जो अमित भाई आए थे तब आ गए ना, तब तो आना ही होगा, सुप्रीम लीडर आ रहे हैं। जरूरत ही नहीं है। मैं बताती हूँ, जब उन्होंने श्री राम नवमी पे बाहर निकले थे तब भी उनको परमिशन नहीं मिला, फिर भी वो निकाले ताकि हम दोनों पार्टिसिपेट करें उसके अंदर। आयु सिंह, किससे परमिशन नहीं मिल रही उनको प्रचार करने? पुलिस ने ओपन किया ना कि आप उनको परमिशन नहीं दिए, हम भी उसके उनकी ऊपर अपनी विधानसभा जहां से हाँ वो जी। MLA हैं, उनको प्रचार की परमिशन नहीं है। नहीं मिला उनको। We have not seen any ECI notice of No, no. such nature. पुलिस has very clearly said then you have to go with the local news कि राजा सिंह जी को परमिशन नहीं मिला गया। बहुत देर, इसीलिए देर हो गया उनका निकलते निकलते। और उन्होंने जब चंगीचरला में जो हादसा हुआ, जो उनके लिए निकलना चाह रहे थे, वो हाउस अरेस्ट कर दिया उनको। तो ऐसा उन पर लोकली बहुत सारा उनको रुकावट लेके आ रहे थे, जिसके वजह से हम अपना कैंपेन को, राजा भैया का सोच विचार था कि इसको हम खराब नहीं करेंगे। सो इमीडिएटली व्हाट ही हैज़ डन इज, उन्होंने क्या करे, उनके जितने भी उनके खुद के फॉलोअर्स हैं या उनके ग्रुप्स हैं, उनको बुलाकर बता दिया कि आप दीदी के साथ शुरू हो जाओ, आप अपना काम करते जाओ। इसीलिए थ्रू सोशल मीडिया, आप देखिए उनका काम पे भी सोशल मीडिया घर पे ही है या उनके ऑफिस में है, उन्होंने तय कर लिया किस हद तक तुम हमको रोक के रखोगे। एक ही हद तक तो रोक के रखोगे, उसके बाद तो रोक के नहीं रख सकोगे उनको। So he also has been fighting to get out. At a point they had to leave it. अब जब उनके हाथ से गुजर गया, वो सर के ऊपर से पानी चले जा रहा था, किस हद तक रोकेंगे किसी को। आप अभी रामनवमी का जिक्र कर रही थी। 17 अप्रैल 2024 को बेगम बाज़ार थाने में आपके खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई गई 295A में, उसको लेके क्या कहेंगी आप? भैया जी, हम आपसे एक ही कहेंगे, आप इतने सालों से इंटरव्यूज़ कर रहे हैं जी, आप भी कैमरा से वाकिफ़ हैं, आप जानते हो जिस प्रकार से किसी भी एंगल से, क्या आपको मैं राम बाण चलाते वक्त वहाँ पे मस्जिद दिखा आपको? मैं और मस्जिद, वो बाण तो था ही नहीं, वो अलग बात है, वो गेस्ट क्या था वो बताने के लिए मैं और थोड़ा और आपको इन्फॉर्मेशन जी देती हूँ। प्लीज़। उसके पहले रमज़ान हुआ था जी, तो आपको पता है रमज़ान का एक दिन पर हज़रत अली साहब का जो हादसा हुआ था, उसका जयंती शिया भाई बनाते हैं, मुझे उसके लिए भी न्योता मिला, मैं गई थी, उस जुलूस में थी मैं,
लोगों को काना बढ़ते। और उस दिन उस जुलूस में थी मैं, भागीदार थी मैं। और हज़रत अली साहब का जो वो लोग, उनका प्रथा है घोड़े पे कुछ लेके आने का, तो उसको फूल माला भी डाली। उस दिन मैं प्रणाम भी कर कर यही मांगी कि कम से कम आज से तो सच की जीत होने की आशीर्वाद दे दीजिए। अगर मैं वो कर सकती हूँ, आप बताइए, अगर मैं मुसलमान भाइयों के साथ काम करती हूँ, उन बहनों से काम करती हूँ, अगर मैं मुहर्रम में भी रह सकती हूँ, मैं दरगाह भी जा सकती हूँ, मस्जिद पे बाण छोड़ना कौन करेगा? अगर थोड़ी सी भी अकल है, मैं एक बताती हूँ, प्यार छोड़िए, मोहब्बत छोड़िए, अपनों को ही मैं अपना विरोधी बना लूंगी। छोटी सी बात है वो। आप उस फ्रेम को देखिए, तो ये कई एंगल से फ्रेम निकाला गया है, कई लोगों से। कहीं पे भी मेरा जो गेस्चर था, उसी फ्रेम में कहीं पे भी मस्जिद नहीं था। और जिस फ्रेम में मस्जिद वो लोग मोबाइल में दिखाएं, अगर आप गौर से देखेंगे, वो पैन किया गया था मस्जिद के ओर। तब चांद के ऊपर भी पैन कर सकते हो आप, किसी भी मस्जिद पे पैन कर सकते हो। अभी वो तो मेरा हाथ की बात तो नहीं है। और तीसरी बात, जब आप बाण चलाते हो, ऐसा तो आकाश में जा रहा है ना, आसमान में जा रहा है। अगर तीर है भी तो सही, और तीर जो आकाश में चलता है वो अमन का तीर होता है, वो प्यार का तीर होता है, रजाकारों को वहाँ से भगाने का तीर होता है। मुसलमान और हिंदू को साथ लेके जाने वाली तीर होती है, सबका साथ सबका विकास की तीर होती है। वो कोई मजहब के ऊपर डालने वाली तीर नहीं होती है। रज़ाकारों का आपने ज़िक्र किया, रज़ाकारों का ज़िक्र होता है, फिर वो एक पूरी बात शुरू होती है जो आपके डीपीज़ में भी दिखती है कि माधवी लताफ़ और भाग्यनगर। ये भाग्यनगर और हैदराबाद का क्या मामला है? भाग्यनगर हैदराबाद के नाम से पहले भी भागनगर रह चुका था जी। और भागनगर हमारी घर की लड़की भागमती जी के नाम से है, जो निज़ामों के घर की, कुली कुतुब शाहों के घर की बहू है। तो जब एक स्त्री जीत जाती है, तो हिंदू मुसलमान के अमन को कायम करते हुए, उनके बीच का प्यार को कायम करते हुए, हम एक स्त्री होने के नाते हमारी घर की लड़की और उनके घर की बहू भागमती जी के नाम से, जो पहले ही भागनगर रह चुका है, बस वही नाम को फिर लेके आना चाहते हैं। यही तो आपस में प्यार दिखाएगा। नाम बदला जाएगा, नाम उनके घर की बहू का रखा जाएगा, एक स्त्री हैदराबाद का की जगह रखा जाएगा, भागनगर हो जाएगा, जो उनके घर की बहू है, जो एक औरत है। क्यों? जी। महिलाओं के बीच आप काफ़ी काम कर रही हैं, साथ में एक पॉलिटिकल क्लेम भी कि आप असदुद्दीन ओवैसी को हरा देंगी। जब हम लोग डेटा देखते हैं तो 1984 से उनके पिता और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी 2004 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। I'm sure आपने भी वो डेटा देखा होगा। हाँ। कुछ एक बार क्लोज फाइट भी रही, यहाँ से वेंकैया नायडू भी चुनाव लड़े और भी नेता चुनाव लड़े। क्या वजह लगती है आपको, ओवैसी परिवार का इस सीट पे कब्जा क्यों है? क्योंकि वेंकैया नायडू के जब से भी आज तक ऐसा कई काम वो कर चुके हैं, जिसके वजह से ना वो हिंदू के दोस्त हैं, ना मुसलमान के दोस्त हैं। और चुनाव तो वो हर बार जीत जाते हैं। हाँ, तो जीतने के लिए कौन सी बड़ी बात है? वैसे तो 300 साल 400 साल ब्रिटिश ने भी राज्य किया अपने ऊपर। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमको स्वतंत्रता नहीं मिली है। किसी का जीत के पीछे किसी का अच्छा ही रहने की ज़रूरत नहीं है। किसी के जीत के पीछे वो उसका डर भी हो सकता है, उनके जाली वोटों का भी शक्ति हो सकती है, उनके यहाँ के राज्य से उनकी दोस्ती भी हो सकती है। आप ये कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जाली वोट डलवाते हैं? बिल्कुल डलवाते हैं। थोड़ा विस्तार से बताइए। यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो इसके बाद मैं आपको QR कोड्स भी, सॉरी, वो इलेक्शन कमीशन का टाइप करके भी मैं दिखा दूँगी। इलेक्शन कमीशन के जो साइट के अंदर आप टाइप करेंगे तो आपको एक ही एपिक नंबर के ऊपर 3 नाम आ जाते हैं। एक ही नाम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो एक ही व्यक्ति 3 वोटर ID कार्ड्स, एक ही नंबर, एक ही एपिक पे, वो 3 जगह पे एक ही दिन जाके वोट डाल सकता है। और वो 3 हमारे ही पार्लियामेंट के 3 असेंबली रहते हैं। आपने अब आप बताइए, एक आम इंसान तो जाकर नहीं बनाता है। इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई इसकी शिकायत की गई, लेकिन इतनी कम समय जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ सेंट्रल इलेक्शन इंडिया, जो इतनी कम समय है, वो कहे कि हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, हम कोशिश करेंगे इसको यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट वाले। ये तो इलेक्शन के पहले कांग्रेस के होते, इलेक्शन के बाद कांग्रेस के होते।
ये मुझे जवाब दिए कि हम इसको ASD डिक्लेयर करेंगे। तो मैंने पूछा उनसे, तो हमको कैसे पता चलना है? तो हमें भी एक कॉपी दे दीजिए। ASD मतलब? ये इट वुड बी एज डेड, शिफ्टेड एंड एब्सेंट। ओके, इस नाम से हम लोग एब्सेंट, इसको शिफ्टेड और डेड, इस नाम से इन लोगों को हम डिक्लेयर कर देंगे। तो मैंने बताई साहब हमको तो पता चलना चाहिए, जब कोई आ रहे पोलिंग बूथ के पास तो हमें पता चलना चाहिए इसमें को ASD कौन है। तो बोलते आपको नहीं देंगे ये शीट, आपको नहीं मिलेगा ये शीट। ये राज्य चुनाव आयोग ने कहा या केंद्रीय? यहाँ के राज्य, पर अभी तो सब एक साथ चुनाव कंडक्ट करवा यही रहे तो हैं। दिक्कत की बात है, यही तो दिक्कत की बात है। You don't trust Central Election Commission, आई डोंट ट्रस्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन। but they are part of the same team. But then what happens is that every conversation they don't listen right. अभी जो भी हम बात हो आप समझिए, जी, जैसे कि मैं एक छोटे से छोटे एग्जांपल देती हूँ। एक मुद्दा एक स्कूल का ले लीजिए आप। एक क्लास में टीचर है, अब टीचर से एक स्टूडेंट को शिकायत है। एक स्टूडेंट के पेरेंट आकर टीचर को 2 बार समझाने की कोशिश करते, टीचर उसकी बात नहीं सुनती। ये टीचर हुआ यहाँ राज्य के इलेक्शन कमीशन, एक स्टूडेंट हुआ आम वोटर, और उनका पेरेंट हम जैसे लोग, समझ लीजिए आप। 2 बार नहीं सुनते हैं तो तीसरे बार हम पेरेंट क्या करते हैं, जाके प्रिंसिपल से बात करते हैं, यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। आप 1 बार जाओगे, 2 बार जाओगे, अगर ज़िंदगी भर आपको इसी टीचर से ज़िंदा रहना है, बताइए आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल बोलते होंगे अरे आप मेरे पास आना था, क्या यह मुमकिन है? वो लोग किसको कुचलेंगे? वोटर को कुचल देंगे, बच्चा ही तो कुचलेगा वहाँ पर स्कूल में। अब ज़्यादा कंप्लेंट करोगे, क्या ऐसे सिचुएशन नहीं है जो माँ बाप स्वयं कंप्लेंट करना बंद करते हैं इसके बावजूद जानने के बाद भी कि उसका खुद का बच्चा पढ़ रहा है एक स्कूल में? अब हम तो कौन है साहब, हम तो बहुत छोटे हैं इस प्रति पूरा सिस्टम में। आप कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ध्यान नहीं दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक चीज़ पे ध्यान दिया और 2 मई 2024 को एक और मुकदमा कायम किया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का। सुधा टॉकीज़ के पास की घटना है। मुगलपुरा पुलिस ने गृह मंत्री अमित शाह, हैदराबाद की बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता, गोशामहल के MLA राजा सिंह और स्टेट चीफ किशन रेड्डी, यमन सिंह के खिलाफ केस रजिस्टर किया है कि बच्चों का इस्तेमाल इलेक्शन रैली में किया गया, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। ये इलेक्शन कमीशन ने किया है। हाँ जी ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन को इसका फोटोग्राफ बिछाने वाले कौन है? इलेक्शन कमीशन को इसका फोटोग्राफ बिछाने वाले कौन है? यहीं की पुलिस। और पुलिस किसके हाथ में है? और वो कौन है 1 महीने के बाद? वो कौन थे 1 महीने के पहले बाद? अब मैं बताती हूँ मुद्दा क्या है। वहाँ पर इतनी भीड़ थी, वहाँ पर भीड़ में हम तो घर से बच्चों को लेके नहीं आते ना, बात आई नहीं सही। हम तो घर घर जाके तो बच्चों को लेके नहीं आते। अब बच्चों को लेने वाले कौन लेके आते? माता पिता लेके आते। वो बच्चे स्टेज के सामने ठहरे हुए थे और इनके पीछे इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे ये बच्चे स्टैम्पीड होने के चांसेस थे। तो जैसे अमित शाह भाई स्टेज पर चढ़ गए, उनका ध्यान, क्योंकि मैं स्पीच दे रही थी, मैंने नहीं देखा बच्चों को, लेकिन अमित भाई लोगों को देख रहे थे, फिर ऐसे नीचे देखे तो बच्चे ठहरे हुए थे वहाँ पर। तो उनको टेंशन आ गया। वो बच्चे कुछ पेंटिंग वेंटिंग करके आए, शायद हाथ में पकड़े हुए थे। तो उनका एक ही था उस वक्त दिमाग में, कुछ भी हो जाए पहले बच्चों को सुरक्षित स्थान में रखना। तो पीछे जब भीड़ थी तो उन्होंने पूछा मम्मा पापा कहाँ हैं? तो कहीं भीड़ के अंदर थे। तो उनके पास वक्त नहीं था, क्योंकि हमको 10 बज रहा था, अभी हमारे पास सिर्फ 2 मिनट थे 10 बजने में। तो तुरंत उन्होंने हम लोगों को आदेश दिया, हमारे बाजू वालों को, बच्चे को उठाकर पहले स्टेज पर रख दो, क्योंकि उनको बचाने के अलावा उनके उस वक्त उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। क्योंकि मैं बाजू ठहरी थी, मैं ये सब नोट कर रही थी। जैसे बच्चों को लिए, देखिए उनका दिमाग, वो किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते थे। वो अपने पास ला लिए बच्चों को, हाथ रख के वहीं ठहरे थे वो। अगर आप देखिए वीडियो, उसके बाद बच्चे खुद जो कैरी कर रहे थे वो खुद कैरी कर रहे थे। अब भीड़ में तो हम तो नहीं देते किसी को पेपर, पर आप देखिए वो चार्ट था, उसके ऊपर कमल का ड्राइंग था। तो माता पिता किसी ने ड्रॉ किया होगा या बच्चे स्वयं ड्रॉ करे होंगे, उतना तो ध्यान नहीं रहता उस वक्त। कुछ भी हो जाए, बच्चे भीड़ में स्टैम्पीड में नहीं लगना चाहिए। तो वो छोड़कर हमारे लोगों को जिम्मेदारी देकर जा सकते थे, उन्होंने नहीं किया वैसा। हमारे लोग हालांकि बोले, आप इफ यू कैन जस्ट गो थ्रू द एंटायर वीडियो पेशेंटली, आप सब्र से देखेंगे, हमारे लोग वहाँ बताए थे जो हमारे पार्टी वाले, नहीं साहब हम दे देंगे, नहीं,
बार बार बच्चों से पूछे पप्पा कहाँ है, पप्पा कहाँ है। पप्पा उतना दूर में तैरे थे। इनको गुस्सा आ रहा था कि कैसे लेके आ सकते हो बच्चों की प्रसाद ब्रीड में। चिल्लाए उन्होंने, आओ इधर पहले। उनको बुलाकर बच्चों को उनके हाथ सौंप कर तब उन्हें सीढ़ी उतर के गए। भैया ये समझने के लिए ना इंसानियत चाहिए, ये राजनीति से हटकर है। दुर्दशा तो ये है कि हर बात को राजनीति के कांच से देखा जाता है, लोग नहीं, यहाँ का प्रशासन, क्योंकि उनको डर लग गया है कि अब हम लोगों तक सच्चाई लेके जाएंगे। वी लव पीपल, वी वांट टू वर्क फॉर पीपल, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ यहाँ पर। हालांकि वो प्रशंसनीय बात था, लेकिन उनके लिए एक अच्छी खासी मुद्दा समझे वो, लेकिन जब तक मुद्दे में दम नहीं है वो मुद्दा नहीं बन सकता। आखिरी 2 सवाल। पहला, क्या आप सोशल वर्क करते हुए कभी हैदराबाद के सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी से मिली हैं? कोई बातचीत? उन्होंने कभी सोशल वर्किंग काम के दरमियान आते भी नहीं है, तो मुलाकात होने की गुंजाइश ही नहीं। उनसे मुलाकात होती है जो गरीब होते हैं, उनसे मुलाकात होती है जो गरीबों के काम करना चाहते हैं। जो गरीबों के बारे में पढ़ा भी नहीं है उनसे मुलाकात कैसे हो सकती है हमारी? हाँ, हालांकि उनके पार्टी वर्कर्सों से 1-2 बार मुलाकात हो गई थी, हमारे ड्राइवर से, जो आके डराए थे इनको। ये आपके ड्राइवर को आके डराया? हाँ, तो क्या बोले? हाँ, ये 6-7 महीने पहले एक बार हुआ था और 5 महीने पहले एक बार हुआ था कि आके पूछने लग गए कि ये क्यों कर रहे हैं आप, कौन बताए करने के लिए, कौन है उन्होंने, ज़रूरत क्या है। क्या नाम है आपके ड्राइवर का? हमारे ड्राइवर का नाम श्रवण है। तो आपने FIR करवाई इस पर? नहीं है, कितने कराते जाएंगे आप, कितने कराते जाएंगे? अब ज़िंदगी भर जाइए FIR हो। अभी देखिए, अगर हम किसी को ऊपर FIR नहीं कराते हैं तब भी हमारे ऊपर अमन का जो तीर नहीं था, उस तीर जो आकाश में चला था, अगर था भी तो उसके ऊपर हमारे ऊपर FIR हो गई। भैया FIR हम नहीं कराते लोगों के ऊपर एक ही कारण के लिए, ये छोटे सोच विचार लोग रहते हैं, इनके पीछे हमारा वक्त ज़ाहिर करना नहीं है हम लोगों को। हमको बड़े काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। ये FIR वो लोग कराते जो कमज़ोर होते हैं गलत कामों पर। आपने कहा बड़े काम करना है, कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी यही कह रहे हैं कि भाजपा में माधवी लता जी का भविष्य है, इसीलिए जब वो इंटरव्यू देती हैं तो प्रधानमंत्री इंटरव्यू का लिंक ट्वीट करते हैं। कई भाजपा नेता कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं करते हैं। पर्चा भरने आती हैं तो कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर आते हैं, रैलियों में तमिल सिलाई जी आती हैं, मुख्यमंत्री आते हैं रोड शोज करने, जैसे राजस्थान के भजन लाल शर्मा जी आए जी। और इसके चलते जो तेलंगाना के भाजपा के नेता हैं, जैसे जी किशन रेड्डी हैं, जैसे लक्ष्मण जी हैं, बाकी सब लोग, उनको भी लगता है कि ऐसा ना हो कि एकदम से ये बाहर से आई हैं, वक्ता बहुत अच्छी हैं, प्रखर महिला हैं, तो ये राजनीति में उनसे आगे निकल जाएं। फिर लोग ये भी कहते हैं कि निर्मला सीतारामन, स्मृति ईरानी, एक जो भाजपा की महिला नेताओं की परंपरा है उसमें माधवी लता जी भी आ सकती हैं। तो पार्टी में एक वर्ग इसको लेके थोड़ा सा कॉशियस हो रहा है, दूसरा वर्ग देख रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप कैसे प्रमोट कर रही है इस नई नवेली नेता को। द्विवेदी साहब, हम एक ही बात कहेंगे आपसे। हम आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के उनके सोच विचार को आगे लेके जाने के लिए अपना जान भी दे सकते हैं। इसके आगे कोई क्या सोचता है हमारे बारे में, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तेलंगाना भाजपा के नेता टेंशन लेते रहे, अगर वो ले रहे हैं, ये बात आप स्वयं आपसे कह रहे हैं, तो ये आप उनसे बैठकर सोच विचार करने की वाली बात क्यों है? क्योंकि वो मेरे साथ कभी भी इस प्रकार का व्यक्तित्व अब आज तक तो एक्सप्रेस नहीं किए मेरे साथ। अगर वो आपके साथ डायरेक्ट इस प्रकार से कहें तो आपको सबको सेंट्रल लीडरशिप का खौफ है, सीधे सीधे तो कोई नहीं कहता है। देखिए, शायद हम वो बच्चे हैं घर के, वो बच्चा है हम घर के, जो शायद बहुत एक्टिव है, जो अग्रेसिव है। अब ये एक्टिवनेस अग्रेसिवनेस का लोग अलग अलग प्रकार के अपने सोच विचार प्रकट करते हैं, फंडामेंटल राइट है। आप जो चाहे कह सकते हैं, सारा देश जो चाहे कह सकता है हमें, लेकिन हम तो एक ही कहेंगे, हम सीधा साधा एक सोशल वर्कर है जिनको हमारे प्रिय प्रधानमंत्री चुने हैं।
देश के लिए अपने आप को त्याग करने का मौका दिए हैं। ज़रूरत पड़े हम भगत सिंह भी बन जाएंगे। इसके अलावा इस दिमाग में कोई दूसरा विचार आएगा नहीं। हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य है, सब मज़हब को साथ लेके जाना है। इस गुलदस्ते में हर फूल को हमको रखना है। उस नन्हे मुन्ने गरीब बच्चे के अंदर मज़हब का बात निकाल देना है। मैं माँ हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर बच्चा मेरा बच्चा है। अब इसके अलावा कौन क्या सोचता है, किसका क्या विचार है, अब वो जाने, भगवान जाने। चलिए, ऑन दैट नोट आप सुन रहे थे जमघट में भाजपा की प्रत्याशी हैदराबाद की माधवीलता जी को। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।